Okay. So today what we are going to do, we are going to do sample paper number 3 of ओसवाल. ठीक है, तो इस पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, उन ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, ऑप्शंस जो है उसको कैसे एनालाइज करना है, और क्वेश्चन को किस तरीके से अच्छे से पढ़ के आपको समझना है कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या डिमांड कर रहा है. ये सारी की सारी चीजें इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हम तरीके सारे देखेंगे. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देखेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द डैश sacrifices a share of their profit in favor of old partner. तो जब भी कभी एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का, तो शेयर कौन सेक्रीफाइस करता है? जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? शेयर्स को क्या करते हैं? शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन गया, बहुत इजी क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, अ शेयर ऑफ 10 origin application and allotment of rupees 7 has been received was forfeited. ठीक है, यानी कि फोर फीचर का अमाउंट कितना आ जाएगा? फोर फीचर का जैसे टू शेयर फोर फीचर आप लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा अ शेयर ऑफ रुपीज 10. हमको पता नहीं कि शेयर्स कितने हैं, उनको 7 रुपीज में क्या कर दिया है? जो रिसीव नहीं हुआ उनको फोरफिट कर दिया है. अब पूछा गया है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट व्हिच अ कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स. तो ऐसा क्वेश्चन हम 10-15 बार देख चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन में हमको कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली हमें पता होता है कि जितना अमाउंट हमें रिसीव हो गया है, जितना अमाउंट हमें रिसीव हो गया है, हम उतना ही डिस्काउंट क्या कर सकते हैं? एट द टाइम ऑफ री इश्यू दे सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. इतना इजी क्वेश्चन था ये. चलो अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन समझते हैं क्या है. सी फाइन. थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, इफ share of 10 issued at a premium of 2 on which full amount has been called and 8 including premium have paid is forfeited, the share capital to be debited with. शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से डेबिट होगा? तो जो अमाउंट आपका कॉल्ड अप होता है उसी से क्या कर दिया जाता है? शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है. क्या एंट्री होती है आपकी? शेयर कैपिटल. अच्छा, प्रीमियम का अगर बोला हुआ है तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेटर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेटर, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट एंड टू कॉल सीनरियर, जो भी आपको नहीं मिला है. ठीक है ना, इस तरीके से. तो किस अमाउंट से आप करते हो यहाँ पे? ये तो हम नॉर्मल जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें भी हमको पता होता है कि जितना अमाउंट जो है कॉल्ड अप होता है उसी अमाउंट से हम क्या कर सकते हैं? उसी अमाउंट को हम डेबिट में लिखते हैं. तो कॉल्ड अप यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन, Jain Limited purchased building for Sharma Limited for 5,40,000 and the payment is made by issue of shares of rupees 100 each. What will be the number of share to be issued when shares are issued at par? यहाँ तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. अमाउंट कितना पेबल है? अमाउंट पेबल है 5,40,000. और कितने रुपीस की फेस वैल्यू है आपकी? आपकी जो फेस वैल्यू है 100 रुपीस की है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5400, ऑप्शन नंबर ए. अच्छा, अगर बेटा फेस वैल्यू जो होती है वो 100 प्लस 25 यानी कि 25 रुपीस के प्रीमियम की होती, तो यहाँ पे 100 की जगह 125 आ जाता. ठीक है, इस तरीके से आप निकालोगे. तो दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं. एट पार किस तरीके से निकालना है और एट प्रीमियम आपको किस तरीके से निकालना है. ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज. सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है? तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इतना लोगों ने जो है वो सब्सक्राइब किया. कॉल्ड अप यानी कि इतना मैंने मांगा, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ गया? अनकॉल्ड कैपिटल आ गया. ठीक है, ये क्या आ गया? अनकॉल्ड कैपिटल आ गया. मैंने आपको जो शेयर कैपिटल के सैंपल पेपर के क्वेश्चन करवाए थे उसमें ये क्वेश्चन जो थे वो इंक्लूडेड थे. तो आपको लग रहा होगा कि रिपीट हो रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, तो अगर आपका जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसमें से वो कैपिटल आप हटा देते हो जो आपने मांगा था, तो क्या बचता है? जो आपने नहीं मांगा था, दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल बच जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन पे देखो कितनी देर में हमारा सॉल्व हो गया. ये कितनी देर में सॉल्व हो गया? कितना टाइम लगा? बहुत थोड़ा सा टाइम लगा हमको, और 7 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी सॉल्व हो गए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक मिनट, स्क्रीन मेरी ऊपर नीचे हो गई है, वापस में जाती हूँ. हाँ, ये कहाँ आ गए भाई? तो 2 पे आ गया, रुको. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग is the balance of Krishna and Karan who were sharing profits in equal ratio. On 1/4/2020, the partner decided to admit Kajol into partnership. The building was to be depreciated by 20%.
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम वही अमाउंट केवल शो करते हैं जो कि चेंज होता है। तो आपकी बिल्डिंग है कितने की? बिल्डिंग आपकी 50,000 रुपीज की है, और इसमें डेप्रिसिएशन कितना बोल दिया है? डेप्रिसिएशन आपको 20% का बोल दिया है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 10,000। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा तो वो जाएगा 10,000। बाई चांस आपको पूछा जाता है कि न्यू बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा, तो वहां पे 40,000 जाता। कैसे? 50,000 आपका ओरिजिनल अमाउंट है, उसमें से क्या करेंगे आप? 10,000 को माइनस करेंगे, 40,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी न्यू बैलेंस शीट का अमाउंट है। तो जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, दो आंसर आपके पास अवेलेबल हो गए। दो तरीके क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन A partner brings goodwill in cash. The amount is credited to which account? अगर पार्टनर जो है वो गुडविल जो कैश में लेके आता है, तो बेटा एंट्री क्या हो जाती है? एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेटर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यही अमाउंट होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यही हमारा होता है। तो हमारा जो है गुडविल अगर कैश में आया तो कहां पे क्रेडिट हो रहा है? वो क्रेडिट हो रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टेकन बाय ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसका शेयर ओल्ड पार्टनर, या कोई नया पार्टनर आता है तो गुडविल इज टेकन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर गुडविल को किस रेशियो में लेते हैं? तो हम गुडविल के लिए कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन इतना बड़ा सा देखने को लग रहा है केवल, बाकी जब आप इसको पढ़ोगे तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखो, यहाँ पे बोला है शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2020 contributing 5 lakh and 2 lakh respectively. Hari introduced 1 lakh as additional capital on 1st July 2020. They agreed share profit and losses in the ratio 3:2. Interest is to be allowed on capital at 8% per annum. Calculate the amount of interest on Hari's capital and choose the correct option, assuming that firm closes on 31st March एवरी ईयर। तो हरि का क्या पूछा गया है? तो हरि ऑल्सो यहाँ पे बोला गया है कि आपका शिव और हरि का, तो शिव का 5 लाख हो गया, हरि का कितना हुआ? 2 लाख हो गया। और इसके अलावा हरि ने क्या किया है? एक कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है, 1 लाख रुपीज का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, और एडिशनल कैपिटल इस डेट को इंट्रोड्यूस किया है। तो आपको डेट भी ध्यान में रखना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले ये जो इसने कैपिटल लेके आया 2 लाख रुपीज का, इसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा? फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो इसका आप 8% निकाल लेंगे पूरे ईयर का, तो ये आपका आ जाएगा 16,000। ठीक है, अब ये वाला जो 1 लाख है ये कब लेके आया? 1 जुलाई को लेके आया। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक ही यूज हुआ होगा। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितना हो जाता है? ये 9 मंथ्स हो जाते हैं आपके। तो 9 मंथ्स 1 लाख का आप क्या करोगे? 9 मंथ्स के हिसाब से निकालोगे। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% इंटू 9/12, तो ये आपका आ जाएगा 6,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हरी का निकालना है, सो दिस विल कम आउट टू बी 22,000 विच इज ऑप्शन नंबर डी। इजी है, केवल हरि का बोला गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ एंड अ कमीशन ऑफ 10% of net profit before charging such commission. Net profit for the year ended 31st March 2018 after allowing salary को देने के बाद 4,40,000 बची है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ए कमीशन। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे दिया है आपको। ये नेट प्रॉफिट क्या दिया है? सैलरी आप दे चुके हो तब का दिया है। तो अगर आप सैलरी दे चुके हो तो अब क्या देना बाकी है? केवल और केवल कमीशन देना बाकी है। तो सीधे आप क्या करो? कमीशन दो। ठीक है, यहाँ पे कमीशन दो, क्योंकि बिफोर लिखा हुआ है तो 100 लिखेंगे। तो आप कमीशन जब कमीशन आपकी कितनी आ जाएगी? 10% निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 44,000, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे बेटा आपको अमाउंट, मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ, अगर यहाँ पे आपको अमाउंट दिया होता नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग सैलरी, ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे आपको लिख दिया होता नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग सैलरी, तो सबसे पहले आपका क्या काम होता? इस अमाउंट में से आप क्या करते? सैलरी को माइनस करते। क्या करते? सैलरी को माइनस करते। फिर जो आपका प्रॉफिट बचता, कमीशन आप इस पे लगाते। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे आफ्टर लिखा होता तो आपको 10/100 की जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता? आपको यूज करना होता 10/110 का। ठीक है, सो बिफोर के लिए नॉर्मल सिनेरियो लेगा, लेकिन आफ्टर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक मिनट, ठीक है, आफ्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 110 का यूज करना पड़ेगा। अब आते हैं 11th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर व्हेन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को कब प्रोवाइड कराई जाती है? कैपिटल्स आर मोर देन 5 लाख। जरूरी है क्या कि अगर 5 लाख से ज्यादा कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? तो ये ऑप्शन तो गलत है हमारा।
अ लोन इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लोन देगा तभी क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ड्रॉइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर, ये भी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर डीड में लिखा हुआ है, इट इज प्रोवाइडेड इन डीड की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप कोई भी तरीके की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर नंबर डी, नो इंटरेस्ट। ठीक है, चल अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन में हमको बोला गया है, Ayush and Akash are in partnership business is being carried on in the property owned by Akash on a monthly rent of 5,000. Net profit for the year ended 31st March 2018 before providing for rent is 6 lakh. What will be the amount of rent to be debited in profit and loss appropriation account? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन बेटा इसलिए है यहाँ पे क्योंकि क्योंकि आपको बोला गया है कि आपको रेंट देना है, और ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन सा अमाउंट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया कि रेंट को आप हमेशा पी एंड एल अकाउंट में लिखोगे, ना ही पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लिखोगे। तो आप यहाँ क्या करोगे, नन ऑफ द अबव को चूज करोगे, क्योंकि आप रेंट दे ही नहीं सकते हो। You cannot give rent or you cannot show rent in P&L appropriation account. जब आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रेंट लिख ही नहीं सकते हो, तो आपको कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, when share allotment money is received, जब शेयर अलॉटमेंट का मनी रिसीव होता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? जब शेयर अलॉटमेंट का मनी रिसीव होता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेटर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट क्रेडिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, शेयर अलॉटमेंट का क्या हुआ है, आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 15th क्वेश्चन में। 15th क्वेश्चन में बोला हुआ है रिजर्व शेयर कैपिटल, एक होता है कैपिटल रिजर्व, दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे बोला गया है रिजर्व शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो मैं शायद आपको बता भी चुकी हूं कि रिजर्व शेयर कैपिटल का मतलब वो पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल जो कि आप लिक्विडेशन के टाइम पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो कि आप लिक्विडेशन के टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When full amount is due on called but it is not received, अगर हमारा जो कॉल है उस पे अमाउंट ड्यू है लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ है, then the shortfall is debited to, जो कमी आती है वो कमी कहाँ लिखी जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो वो लिखी जाएगी बेटा कॉल्स इन अरियर में। जो कमी आई वो कहाँ लिखोगे, कॉल्स इन अरियर। यानी कि आपने अमाउंट मांगा था फिर भी आपको रिसीव नहीं हुआ तो कॉल्स इन अरियर। अगर आपने मांगा ही नहीं होता तो वो हो जाता अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो आपने मांगा था बट रिसीव नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपका कॉल्स इन अरियर ही होता है। उसके बाद आता है 17th क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर कैपिटल बैलेंस ऑन मार्च 31st 2012 वर 80,000, 60,000 एंड 40,000 respectively. Their personal assets are worth as follows. Personal assets कितने उनके 20,000, 15,000 and 10,000. The extent of their liability in the firm would be, the extent of their liability in the firm would be, क्या उनकी लाइबिलिटीज होगी अगर फर्म को कोई भी डेप्ट हो जाता है। अगर बोला गया है कि बेटा प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इनकी लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इक्वली ही हो जाएगी। अगर फ्यूचर में कोई भी डेप्ट आ जाता है, कोई भी उधारी आ जाती है, तो उस केस में सारा का सारा क्या करेंगे, ये इक्वल पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये दोनों की दोनों बात आपको क्या कर दी गई है, केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दे दी गई है कि आपको उनके कैपिटल बता दिए गए हैं, और दूसरी चीज क्या कर दी गई है, आपको जो है उनके पर्सनल एसेट के बारे में बता दिया, पर्सनल एसेट के बारे में बता दिया गया है। नहीं सॉरी, क्या बता दिया मैंने आपको, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। अच्छा, क्वेश्चन में बोला गया था, मेरे को लगा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। क्वेश्चन में बोला गया था आपका यहाँ पे कि एक्स वाई जेड जो है वो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, तक बैलेंस जो है वो 80, 60 और 40 है, और पर्सनल एसेट्स उनके कितने हैं, 20, 15 एंड 10 है। तो पूछा गया कि किस एक्सटेंट, द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म विल बी, तो उनकी जितने भी, क्योंकि आपके पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर कोई लॉस हो गया तो उनको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी देना पड़ेगा। तो एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी उनकी कितनी हो जाएगी, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी उनकी हो जाएगी 20,000, 15,000 10,000, विच इज ऑप्शन नंबर बी।
20, 15 एंड 10 हो जाएगी। जितने उनके पर्सनल एसेट्स होंगे वही आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगर पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि अनलिमिटेड होती है इसका मतलब है कि प्राइवेट एसेट्स जो है वो भी यूज किए जा सकते हैं लायबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है, सो पर्सनल एसेट्स भी यूज किए गए हैं यहाँ पे। 18th क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर। क्या डिस्प्यूट था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज, जो प्रॉफिट था इंटरेस्ट देने से पहले वो था 6 लाख। डी डिमांडेड मिनिमम प्रॉफिट 5 लाख। डी ने बोला कि मेरे को 5 लाख रुपए का मिनिमम प्रॉफिट चाहिए क्योंकि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाउएवर देयर वाज नो रिटन एग्रीमेंट, यहाँ पे कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं है ऑन दिस पॉइंट। आइडेंटिफाई द करंट स्टेटमेंट टू सॉल्व द डिस्प्यूट। क्योंकि कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो डिस्प्यूट सॉल्व करने का कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं बचता है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली इनको ईच पार्टनर को 2 लाख दे देने हैं। यानी कि जेड चाहे कितना भी रोना कर ले आपके सामने, लेकिन आप जेड को 2 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं दोगे। हाँ, इनफॉर्मली आप उसको पैसा दे सकते हो, लेकिन जो आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ये आपका 1:1:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि इक्वली होगा। बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है कि देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट ऑन दिस। ठीक है, तो बताओ सेक्शन ए आपको बच्चे क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर इन सेक्शन ए। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपकी जो है वो एनालिटिकल स्किल्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि यार डायरेक्ट पूछ लिया गया है, लेकिन सेक्शन बी में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। 19th क्वेश्चन में बोला आपको एवरेज प्रॉफिट earned by a firm is 80,000 which includes undervaluation of stock rupees 8,000। ठीक है, तो प्रॉफिट में 8,000 हुआ, लेकिन इसके अंदर एक स्टॉक जो था वो 8,000 से क्या है, अंडर वैल्यू ऑन एन एवरेज बेसिस पे। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज रुपीज 8 लाख। तो आपको कैपिटल इंप्लॉयड दे दिया गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे दिया गया है, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट विल बी। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से आप कैलकुलेट करते हो तो आपका गुडविल कितना होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको क्या निकालना होता है सुपर प्रॉफिट के लिए? सबसे पहले हमको निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट दिया कितना है, एवरेज प्रॉफिट आपको 80,000 दिया हुआ है, लेकिन आगे की स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक स्टॉक अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू आपने कम लिख दिया है, तो आपको आप क्या करेंगे, इसको ओवर वैल्यू कर देंगे, यानी कि ज्यादा कर देंगे। तो अब आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 88,000 हो गया। ठीक है, ऑन एवरेज बेसिस बोला हुआ था, इसलिए बेटा डायरेक्टली हमने 8,000 को ऐड कर दिया। ठीक है, आपको एवरेज प्रॉफिट ही दिया हुआ है और जो आपका करेक्शन है वो भी एवरेज बेसिस पे दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप उसको प्लस कर दोगे। अब यहाँ पे अगर ओवर वैल्यूएशन लिखा होता तो आप यहाँ पे माइनस करते। ठीक है, तो यहां तक आपको क्या मिल गया, आपका एवरेज प्रॉफिट मिल गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट निकलते ही आपको क्या निकालना होता है, आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। एनआरआर यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल इंप्लॉयड आपको 8 लाख रुपीज का दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 8% का दिया हुआ है, तो यहां से आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 64,000 का। ठीक है, अब आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो 88,000 का है और नॉर्मल प्रॉफिट 64,000 का है, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000 आपका सुपर प्रॉफिट। अब आपको गुडविल पूछी गई है और गुडविल बोली गई है 7 टाइम्स दी सुपर प्रॉफिट, तो इनटू क्या करेंगे आप, इसको 7 टाइम्स इनटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,68,000। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है, पूछिए, आपको सिंपल सी चीज गई थी गुडविल, लेकिन उसको इस तरीके से घुमा के पूछा गया था कि थोड़ा सा बच्चा क्या हो जाए, कंफ्यूज जाए। और कंफ्यूज कहां पे हो गए, अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो केवल और केवल इस सेंटेंस में होने वाली है। तो इस सेंटेंस का आपको मैंने मतलब बता दिया है। अब यहाँ पे आपको अंडर वैल्यूएशन बोला गया है, मे बी आपको एग्जाम में ओवर वैल्यूएशन बोल दिया जाए, तो ओवर वैल्यूएशन में याद रखना है कि आपको यहाँ पे माइनस करना होगा। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एक मिनट। चलो 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन हल्का सा लंबा सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो एक मिनट रुक जाओ, इसके बाद मैं एक छोटी सी स्लाइड ऐड कर देती हूँ सो दैट इसका सोल्यूशन हो जाए। बस फाइन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जाते हैं कि करना क्या है। क्वेश्चन में हमको बोला गया है रोहन महेश गोपी एंड जे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:5:2:2. The balances of their capitals are 8 lakh, 5 lakh, 6 lakh and 6 lakh. After the accounts for the year is prepared, it was discovered that interest on capital 10% per annum
as provided in the partnership deed has not been credited to partners capital account, यानी कि आप पार्टनर को कैपिटल देना ही भूल गए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल व्हाइल रेक्टिफाइंग द एरर महेश कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय, आपको केवल महेश का कैपिटल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी जर्नल एंट्री लिख लेंगे। पहले हम पास एडजस्टमेंट के लिए छोटा सा टेबल बनाएंगे। ठीक है, पास एडजस्टमेंट का हमारा यहाँ पे छोटा सा टेबल बनेगा। ये आपका फॉर्म आ जाएगा, 4 आपके पार्टनर है, 1 2 ये 3 4 आपके पार्टनर हो गए। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको मैं चेक करते हैं। 4 आपके पार्टनर हो गए। पार्टनर का नाम क्या क्या है, पार्टनर का नाम है आपका रोशन, ये आपका महेश हो गया, ये आपका गोपी हो गया, और ये आपके जय हो जाएंगे, इधर पे जय हो गए, और ये आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, फॉर्म हो गया। अब आपने क्या प्रोवाइड करना है, अब इसका डेबिट क्रेडिट अलग अलग कर लेना आप। ठीक है, डेबिट क्रेडिट अलग अलग कर दिया आपने। अब आपको क्या प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आता है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट, और ये डेबिट एंड क्रेडिट। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना ही भूल गए हैं। तो देना भूल गए तो आप क्या करेंगे, जहां पे इसको पुट किया जाता है वहीं पे आप पुट करेंगे। तो जब हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 10%। रोशन का कितना दिया हुआ है, रोशन का 8 लाख दिया है, तो इसका 10% हो जाएगा 80,000। महेश का दिया हुआ है 5 लाख, तो ये हो जाएगा 50,000। गोपी का दिया हुआ है 6 लाख, तो ये हो जाएगा 60,000। एंड जय का भी 6 लाख दिया है, तो ये भी हो जाएगा 60,000। अब पार्टनर के लिए क्रेडिट, तो फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्म के लिए डेबिट हो जाएगा। तो सबका टोटल करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2,50,000, फॉर्म के लिए डेबिट हो गया। यानी कि इतना क्या है, इतना प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका वो प्रॉफिट है, ये अमाउंट है जो कि आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। ये क्या करोगे, डेबिट करोगे। किस रेशियो में करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अमाउंट डेबिटेड लिखोगे, क्योंकि ये आपने गलत कर दिया है, तो इसको सही करने के लिए आप क्या करोगे, इस अमाउंट को डेबिट करोगे। तो कौन से रेशियो में करोगे आप, 3:5:2:2 में करोगे। तो जब 3:5:2:2 में इसको करोगे सॉरी, कुछ ये थोड़ा सा पॉइंट में आंसर आएगा आपका। ये आपका आ जाएगा 62,500। थोड़ा सा मैं ब्रॉड कर देती हूँ, ये आपका 62,500 आ जाएगा यहाँ पे, 62,500। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1,04,165, 1,04,165, सॉरी 167। इधर पे आ जाएगा आपका 41,667, और एक कम कर दोगे तो 41,666 कर लेना। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, आप टैली करोगे, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करोगे। तो अगर इसको करोगे तो यहाँ पे आ रहा है 17500। इधर पे आपका आ जाएगा, अच्छा कौन सा बड़ा है, यहाँ पे आपका क्रेडिट का बड़ा है, तो आप क्रेडिट लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, यहाँ पे आपका डेबिट का बड़ा है। ठीक है, डेबिट का देखो 1 लाख अमाउंट है, तो ये आपका आ जाएगा 54,167 डेबिट में आ जाएगा। आपको पूछा क्या गया है, महेश का पूछा गया है। महेश का पूछा गया है, तो महेश का क्या हो जाएगा 54,167। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे 54,167 का। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको पॉइंट में आंसर निकालना पड़ेगा। 54,167 जो है महेश का है। ठीक है, किस तरीके से किया मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले जो चीज आपने प्रोवाइड नहीं करी है उसको आप प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद जो भी इसका टोटल होगा इसको आप क्या करेंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। अगर टोटल क्रेडिट में आता है तो क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि टोटल डेबिट में आया तो आपने डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन बोला गया आपको। 21 क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि विनीत एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 ड्यूरिंग द ईयर 2016-17। विनीत हैड मेड ड्राइंग्स ऑफ ₹10,000, तो पूरे ईयर में इसने 10,000 की है। As per the partnership deed, interest on drawing is 5% per annum has to be charged, but was omitted while distributing the profit. लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने क्या किया है, प्रोवाइड नहीं किया है। तो अगेन आपका पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि 2 पार्टनर है, इसको यहीं पे हम सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा विनीत, और ये बन जाएगा पवन, और ये आपके हो जाएंगे फर्म का हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमने प्रोवाइड नहीं करी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे आती है, डेबिट साइड में आती है। तो हम क्या करेंगे, विनीत का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। अब एक बात आप ध्यान से समझेंगे, जब विनीत की आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो विनीत ने पूरे साल में कितनी की है, 10,000 करी है। तो जब आपको ये ना दिया हो कि मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के एंड में, या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, तो आपको क्या करना है, 10,000 रेट लगाना है 5% पर एनम, और एवरेज लेना है आपको 6/12 का। ठीक है, आपको क्या ले लेना है, आपको अज्यूम करके चलना है कि हर साल के मिडिल में आपने क्या किया है, विड्रॉ करवाया है। तो ये आपका जो अमाउंट आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 250। तो विनीत की ड्राइंग क्या होगी, विनीत की ड्राइंग आपकी होगी 250 की। 250 कहाँ पे, डेबिट में लिखते हैं, तो डेबिट। पवन ने कोई ड्राइंग की नहीं है तो इसको हटा देंगे। फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये 250 का क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 250 का। ठीक है, अब ये 250 क्या होगा, अब ये 250 आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 250 क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट में है तो क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपका अमाउंट क्रेडिटेड आप लिखते हैं, अमाउंट क्रेडिटेड। तो 250 को जब 3:2 में आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 150 क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे भी यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो इसको जब आप देखेंगे तो इधर पे डेबिट आपका बड़ा आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आपका 100 डेबिट साइड पे, और ये आपका हो जाएगा 100 क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी आपका, आपकी एंट्री बनेगी विनीत कैपिटल अकाउंट डेटर टू पुनीत कैपिटल अकाउंट, पवन कैपिटल अकाउंट, सॉरी, विनीत कैपिटल अकाउंट डेटर टू पवन कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ढूंढे आप कहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर ए दिख गया, विनीत कैपिटल अकाउंट डेटर टू पवन कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो दो पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हमने इस तरीके से कर लिया, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कर लिया और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22 आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। राज एंड शिवम आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप डीड। राज हैज एडवांस 10,000 एज लोन। राज ने क्या किया, 10,000 एज अ लोन दिया हुआ है। ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द यूजुअल रेट, he claims interest at the usual rate of interest of 12% per annum as charged by the bank, to which Shyam does not agree. देखो, राज और श्याम जो है पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं है। राज ने 10,000 क्या किया है, लोन एडवांस किया है, और वो क्लेम कर रहा है कि 12% का उसको क्या देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए। ठीक है, और इस पे श्याम जो है वो एग्री नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली श्याम इसमें एग्री नहीं करेगा, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड आपकी एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होता है। तो ये बात बिल्कुल सही हुई है कि श्याम जो है वो एग्री नहीं करेगा। क्यों एग्री नहीं करेगा, उसका रीजन आपको क्या दिया है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन कैन नॉट बी मोर देन 6% पर एनम। ठीक है, तो आपको रीजन भी सही दे दिया है कि श्याम जो है वो एग्री क्यों नहीं किया है, तो रीजन भी आपका सही है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन नंबर ए। ये तो आप स्टेटमेंट पढ़ के ही निकाल सकते थे, कोई इसमें डाउट की बात ही नहीं थी। चलो 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। 23rd क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। द फर्म विद एक्स वाई जेड आर पार्टनर, एक फर्म है उसमें एक्स वाई जेड जो है वो पार्टनर है, अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2020. 20% of this profit has been transferred to general reserve. Which of the under mentioned option reflect the correct treatment? हमने अपने प्रॉफिट में से अगर कोई अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो उसकी एंट्री आ जाएगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन क्यों बेटा, क्योंकि जनरल रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है। रिजर्व एक ऐसा अमाउंट होता है जो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो आपकी एंट्री आनी चाहिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेटर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आप अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आपका आएगा उसी में से आप क्या कर सकते हैं, जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब कितना अमाउंट आएगा, 3 लाख का आपका प्रॉफिट है, 3 लाख का 20% क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 3 लाख का 20% हो जाएगा 60,000। सो आप ढूंढेंगे ऑप्शन में कि आपकी ये वाली एंट्री कहां पे बन रही है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेटर एंड जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है आपका। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट will be debited by 60,000 and general reserve will be credited by 60,000। ये एंट्री आती है, इसी एंट्री के बेसिस पे आपको आंसर ढूंढना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉरी फाइन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या दिया हुआ है, 24 में बोला, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन P and L account, the net profit of the firm is 4,20,000. Salary of a partner is 5,000 per month, and the commission of another partner is 10,000. The interest on drawing of a partner is 4,000. The net divisible profit as per P and L appropriation account will be, हमको निकालना है कि net divisible profit P and L appropriation के हिसाब से कितना होगा। तो बेसिकली आपको P and L appropriation अकाउंट बनाना है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 4,20,000, तो आप 4,20,000 इधर पे नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है ना, इसके बाद आपको क्या दे दिया गया, आपको दे दिया गया सैलरी। सैलरी कितनी, 5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ पूरे साल की कितनी हो जाएगी, 5,000 इंटू 12, ये आपके हो जाएगी 60,000। ठीक है, 5,000 इंटू 12 60,000 हो जाएगी। फिर क्या बोला गया, कमीशन बोली गई है 10,000, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 10,000 को भी हटा देंगे। फिर बोला गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्रेडिट साइड पे आता है, 4,000 हो जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। करके देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 4,24,000, और यहाँ पे भी आपका होना चाहिए 4,24,000। 4,24,000 में से आप क्या करेंगे, 70,000 को जब माइनस करेंगे यू विल गेट 3,54,000। ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,54,000 रुपीज। ठीक है, सिंपल सा था, कोई भी इसमें चिंता करने की बात नहीं है। चलो
25th क्वेश्चन पे आते हैं और आज का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 25th के बाद फिर नेक्स्ट डे जब हम अकाउंट्स का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो बाकी ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। बाकी 55 क्वेश्चंस होते हैं, तो 25 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बाकी बचे हुए हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे जब भी इसका अकाउंट्स का सैंपल पेपर का डे हमारा पड़ेगा। अजय इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रूज 2000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ बोला गया है। इफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 9% पर एनम। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे रिवीजन कराने को सोचती हूँ, तो मैं आपको एक मिनट रुकना, मैं मिटा रही हूँ पर ये बनता चला जा रहा है, जीवन की समस्या है। चलो, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर मिडिल में होता तो 6, अगर आपका स्टार्टिंग में होता तो 6.5 और अगर एंड में होता है तो 5.5। ठीक है, ये आपका तरीका था। तो एंड में हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, 5.5 का हो जाएगा। तो इजीली यू कैन कैलकुलेट 2000 पर मंथ कर रहा है, तो पहले तो आप इसको ईयर में चेंज करो। तो 2000 पर मंथ कर रहा है तो 2000 into 12 किया तो पहले आ गया हमारा 24,000, क्योंकि एनुअली हम निकालते हैं। 24,000 रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपको दिया हुआ है 9% का, और क्योंकि आपको बोला गया लास्ट, तो आपका ये आ जाएगा 5.5 डिवाइड बाय 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 990, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप मेरे को बताएंगे कि आपको 25 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आपके कितने 25 में से आपको आते थे क्वेश्चन, कितने आपके सही हुए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। जल्दी से ये चीज आप मेरे को बता देंगे। चलो बताओ, 25 में से कितने क्वेश्चंस आपको लगे कि आपको आते थे, इसमें कोई भी आपको तैयारी की जरूरत नहीं थी। 25 के 25 क्वेश्चन ऐसे लगे या फिर एक दो क्वेश्चन आपको था कि इसको समझना जरूरी है, थे ऐसे क्वेश्चंस? अब 26 से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये वाले जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपकी जो है रीजनिंग और आपकी कैपेबिलिटी अंडरस्टैंडिंग सब यहाँ से चेक होती है। यहाँ से धीरे धीरे केस के क्वेश्चन बनने लगते हैं। चलो बच्चों, बताएंगे कि आपको कहाँ किस लेवल तक चीजें जो है आज समझ आई हैं।